Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा। फ्रेंड्स, हम लोग आपके MSc थर्ड सेमेस्टर का जो एंजाइम का पार्ट है वो पढ़ रहे थे। दिस वन पेपर 14 जो आपका है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, उसका सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है और काफ़ी कुछ इसमें हम देख चुके थे। जो लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था वो हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और एंजाइम काइनेटिक्स में हम जो माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस है उसको पढ़ चुके थे लगभग, और जो माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस के डिफरेंट पोस्टुलेट्स थे, उसके बाद हमने माइकलिस कांस्टेंट को निकाला। ये सब देख चुके थे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था। जहां मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था वो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो Km वैल्यू है, जो माइकलिस कांस्टेंट है, उसको निकालने का एक तरीका है, दैट इज ए लाइन व्यूअर वर्क प्लॉट कहलाते हैं। तो उन प्लॉट्स के बारे में मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे। तो आज वो शुरू एस्टिमेट मैं आपके शेयर करता हूँ। ओके, तो ये एंजाइम काइनेटिक्स था, थोड़ा सा अपन रिज्यूमेट कर लेते हैं। तो माइकलिस मेंटेन हाइपोथेसिस था जिसमें उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे कि कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंजाइम की तुलना में। एक सबस्ट्रेट है और एक ही एंजाइम होता है। प्रोसेस जो शुरू होता है उसको ऐसा मान रहे हैं हम इसमें कि वो कंप्लीशन पे जाता है, वो कंप्लीट होता है। और इसमें ये एज्यूम किया गया, ऐसा होता भी है कि जो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट है, जो ES है, वो जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये है ना, इसका जो डीकम्पोजिशन है उस पे एंजाइम की रेट ऑफ एंजाइमेटिक जो भी रिएक्शन है उसकी रेट डिपेंड करती है। जितनी जल्दी ये डीकम्पोज होगा उतना ही उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। ओके, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर ये शुरुआत की थी माइकलिस कांस्टेंट को ड्राइव करने के लिए, जिसमें कि तीन तरह के रेट कांस्टेंट दिए गए थे, K1, K2 एंड K3। हम लोगों ने ये नाम दिया है, कई सारी बुक्स में अलग अलग नाम होता है, K1, K इनवर्स 1, इस तरह भी इसका नाम नोमेनक्लेचर दिया जाता है। तो ये फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने K1, K2 एंड K3 रखा है, जिसमें कि एक एंजाइम E एक सबस्ट्रेट S के साथ मिलकर ES इंटरमीडिएट बना रहा है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट के पास तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं। या तो ये वापस टूट के एंजाइम और सबस्ट्रेट में हो जाए, ठीक है, या फिर ये एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो दो तरह के, एक तो K1 हो गया, एक K2 हो गया और एक K3 हो गया, डिफरेंट कांस्टेंट्स हो गए। तो इससे मिलके एक माइकलिस कांस्टेंट बनता है जिसे हमने डिनोट किया Km से, एंड Km इज इक्वल टू होता है K2 K3 अपॉन K1। यहाँ मैंने पहले भी बताया था आपको, याद करने का तरीका ये है कि जहाँ डीकम्पोज हो रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट ES हमारे पास बना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट, वो जहाँ डीकम्पोज हो रहा है यानी K3 और K2 में, यहाँ भी डीकम्पोज हो रहा है, एंजाइम प्रोडक्ट दे रहा है, यहाँ भी डीकम्पोज हो रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट दे रहा है वापस, तो वो तो ऊपर आएंगे। और जहाँ ये बन रहा है जिस इक्वेशन से, वो है K1 वाला कांस्टेंट, तो वो आएगा नीचे। तो इस तरह में इसको याद रखा जा सकता है। देन रेट हमने बताया था K3 ES के बराबर होता है। देन जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यहाँ लगाया था कि ये एक फंक्शन स्टेट है, इसकी कंसंट्रेशन निकालना मुश्किल होता है, तो वहां हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाया कि जो DES अपॉन DT होता है दैट इज इक्वल टू 0। मतलब जितनी जल्दी ये बनता है उतनी जल्दी ये कंज्यूम हो जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू 0। वो एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, उसको हमने यहाँ काइनेटिक्स से अप्लाई किया। देन ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आया, यानी सब पढ़ चुके थे, इनको अरेंज करके हमारे पास लास्ट में एक इक्वेशन आई थी, रेट इज इक्वल टू K3S E0 अपॉन Km एंड S। इस इक्वेशन से हमने कई सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी, जिसमें कि देखा हमने कि जब कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, जब कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा होता है एंजाइम की सरफेस पे, तो वो रिएक्शन बिहेव करती है लाइक ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसकी सरफेस पूरी सबस्ट्रेट से घिर चुकी है। और अब उसके ऊपर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बढ़ाई जाती है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती है तो बिहेव करती है लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह हमने ये ग्राफ पढ़ लिया था, जिसमें कि हाफ Vmax के बारे में बता चुका था मैं आपको, ठीक है। Vmax है जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, उसका जो हाफ होता है ये है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने देखी थी लास्ट टाइम में। रेट इज इक्वल टू हाफ मैक्स, ये हमने निकाल लिया था। कब था ये? जबकि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो Km के बराबर हो। के हम देख चुके, Km की वैल्यू क्या होती है? K2 into K3 upon K1। तो दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जब होगा तब क्या होगा? रेट होगा वो मैक्सिमम जो वेलोसिटी उसका आधा होगा। तो ये बताता है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ माइकलिस कांस्टेंट फॉर एंजाइम corresponds to the concentration of substrate at which the rate of the reaction becomes half of the maximum rate। तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से कि कब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मतलब रेट ऑफ, हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी कब आधी हो जाए जितनी मैक्सिमम होती है उसकी, और उसमें कितना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन काम आ रहा है, उससे कोरिलेट करके हम Km की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट हैज बीन फाउंड टू वेरी फ्रॉम 10⁻1 to 10⁻5 जो Km की वैल्यू है मोस्ट ऑफ द एंजाइम के साथ ये रहती है। और ठीक है, इट्स वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप है कि जितना ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होगा और जितना इसका Km की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसीलिए प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ना हो जाते हैं हम टॉपिक पे जो हमने जहाँ पे छोड़ा था, दैट इज ए लाइन वीवर बर्क प्लॉट कहलाता है। पहले एक प्लॉट को देखते हैं। ये एक प्लॉट है 1/r रेट ऑफ रिएक्शन होती है 1/r के बीच में, और Km/Vx। Km के हम जानते हैं मैक्लिस कांस्टेंट है। Vmax क्या है? Vmax मैक्सिमम वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन की। S सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। तो स्लोप कैसे आया ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन ऑर्डर टू डू एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ द माइकलिस कांस्टेंट, reciprocal of enzyme activity are plotted against substrate concentration to obtain a single straight line, this is known as Lineweaver of Burke plot। किसके बीच ग्राफ है ये? किसके बीच है? The reciprocal of enzyme activity, this is the 1/r है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी है उसके रेसिप्रोकल और सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसके बीच में है स्ट्रेट लाइन आता है। ये कैसे हम डायरेक्शन देखते हैं इसका? The value of Km from this plot is obtained by extending the line towards the abscission। ठीक है, इसको पीछे ले जाके हम निकाल लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई थी जो मैंने ऊपर ही बताया, वो इंपॉर्टेंट है। रेट इज इक्वल टू Vmax S upon Km plus S। यहाँ हम सब वैल्यू जानते हैं कौन सी क्या है। यहाँ पर ये चीज हमने ऊपर देख ली थी कि ये उसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन में मिलती है जबकि E0 है, यानी टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है वो इक्वल है ES के। मतलब जितना भी एंजाइम इस रिएक्शन में हम यूज में ले रहे हैं वो सारा मिलके क्या बना दे रहा है? वो ट्रांजिशन स्टेट ES बना दे रहा है। ठीक है, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन जिससे कि ES वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट रही है, वो रिएक्शन इसमें नहीं हो रही है। वैसे सपोज कर रहे हैं कि जितना भी हमने एंजाइम इसको दिया है वो सारा मिलके ES कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसको हम इनवर्स कर देंगे, दैट इज 1/r इक्वल्स टू, ये नीचे चले जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा, तो Km/S, इसको तो हमने ऊपर ले लिया, Km प्लस S यहाँ ऊपर आ गया, सॉरी इंटरव्यू प्लस अपॉन Vmax S के नीचे आ जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/r दैट इज इक्वल टू Km प्लस S अपॉन Vmax। ठीक है, ये हो गया, और इनटू 1/S। इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, इसको इधर ले लिया, तो ये हो गया 1/S। तो Vmax और S को हमने अलग अलग कर दिया, ये हो गया 20th इक्वेशन। इसके बाद दोबारा देखिए, ये 1/r इक्वल्स टू Km/Vmax प्लस S अपॉन Vmax इंटू 1/S। ये कैसा है? जब इसको 1/S से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, इसका अगर एलसीएम लोगे इसका, तो सेम यही चीज आ जाएगी, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखा गया है इंटू 1/S। अब इस 1/S से इसको मल्टीप्लाई किया है, तो Km/Vmax से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हम ये आ जाएगा बीच में Km/Vmax इंटू 1/S, और बाहर आ जाएगा प्लस 1/Vmax। तो ये हमने एक सिंप्लीफाइड रिएक्शन बनाई क्योंकि हमें एक प्लॉट खींचना है ना। तो इस प्लॉट, इसको देखें तो हम ये स्ट्रेट लाइन कर्व है उसकी इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पर y एक्सिस पे हमने लिया है 1/r, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लिया है 1/S। तो ये तो हो गया y एक्सिस ऊपर की तरफ 1/r, नीचे हो गया ये x एक्सिस, यहाँ पर लिया है 1/S
यहाँ पर जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू सी, ये हो गया 1/v मैक्स, ये हमें यहाँ पर स्लोप मिल जाएगा, और उसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू km/v मैक्स, ये हो गया इसका इंटरसेप्ट। ओके, तो इस तरह ये ग्राफ खींचा जाता है। इसका तो अब km की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें यहाँ पे वो एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहाँ पे km की वैल्यू निकल जाती है। तो ये जो कर्व है 1/r और 1/s के बीच में, इसको कहते हैं हम लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट। A Lineweaver-Burke plot provides a quick test for loyalty to Michaelis-Menten kinetics and allow easy evaluation of the critical constant. डिसएडवांटेज इसका यही है जो मैंने बताया, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ता है बहुत ही लंबा पीछे। सो द डिसएडवांटेज ऑफ Lineweaver-Burke plot is that a long extrapolation is often required to determine Km। ठीक है, तो Michaelis constant Menten hypothesis, और ये था Lineweaver-Burke plot, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ Km वैल्यू। Km वैल्यू हमने देख लिया क्या होता है ना, K2 K3 अपॉन K1 होता है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज क्या होती है, तो मैंने ऊपर भी कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो वैल्यू है वो वेरी करता है 10 going to 10-5। ठीक है, और जो Km की वैल्यू है वो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ये डिपेंड करती है जो सर्कमस्टेंशियल कंडीशंस है, सॉरी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर हो गया, आयनिक कंसंट्रेशंस होगी इन पे। ओके ओके, हमने जैसा ऊपर देखा कि जो Km की वैल्यू क्या है, वो सबस्ट्रेट की वो कंडीशन है जबकि उस पर्टिकुलर एंजाइम रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका आधा हो जाए, उसके लिए जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए वो Km के बराबर होता है। तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, वो कब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ES बना है हमारा कॉम्प्लेक्स, उसके डिसोसिएशन पर ही उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की रेट डिपेंड कर रही है ना। उसके संदर्भ में मान लो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर वो एक्सेस में नहीं है सबस्ट्रेट, तो Km is the concentration of substrate at which half the active sites are occupied। इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं, if Km is known, the fraction of sites filled FES at any substrate concentration can be calculated। तो अगर हमें Km की वैल्यू पता है तो हम वो FES, या FES क्या है, fraction of the sites filled at any substrate concentration। जो एंजाइम की साइट्स है वो कितनी साइट्स भरी हुई है ना, वो साइट्स का हम पता लगा सकते हैं किससे, ये फॉर्मूला है V/V max प्लस S अपॉन Km प्लस S। यहाँ आप सभी चीज जानते हैं क्या है, V तो रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया, V max मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन हो गया, S सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया, और Km हम जानते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट हो गया। हाँ, ये हमने ऊपर देख ही लिया था। एक और सिचुएशन हमें स्टडी कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन सपोज वही पढ़ा था K1 K2 K3 जानते हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में हम ये माने कि जो K2 है वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू K3, मतलब क्या है इसका, कि जो ES कॉम्प्लेक्स बना है उसका वापस एंजाइम रीजनरेट करना और प्रोडक्ट देना, ये प्रोसेस धीमा है कंपैरेटिव टू उसका वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट पे पहुंचने के। ऐसी पोजीशन में क्या होगा, Km हो जाएगा या मैक्सिमम कांस्टेंट हो जाएगा, वहां से K3 हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं तो वो गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K2/K1। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ES का, वो फिर किस तरह देंगे, ES/ES, ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं K2 के लिए, तो ये आ जाएगा K2/K1। तो ये जनरलाइजेशन है, हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वन कैन से दैट Km is equal to the dissociation constant of the ES complex if K3 is much smaller than K2। ये कुछ कंडीशंस हैं जिनसे हम Km की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्निफिकेंस को जान सकते हैं। ओके, तो ये माइकलिस-मेंटन कांस्टेंट वगैरह के बारे में था। अब हम शुरू करेंगे एक्टिव साइट्स। एंजाइम है, एंजाइम पे सबस्ट्रेट आएगा, और सबस्ट्रेट कहाँ आएगा, मैंने बार बार ये यूज किया है, एक्टिव साइट्स पे। एक्टिव साइट्स को जानने का टाइम है।
सो एक्टिव साइट क्या है ना? We know now that enzymes are complex. हम ये जानते हैं कि एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना। प्रोटीन मॉलिक्यूल हम जानते हैं बड़ा मॉलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट होता है छोटा, इन कंपैरिजन टू एंजाइम। प्रोटीन मिलके बने होते हैं एमिनो एसिड से, हम लोग जानते हैं इसकी बेसिक यूनिट जो है प्रोटीन की वो है एमिनो एसिड है। सो देयर शुड बी सम स्पेसिफिक रीजन। इतना बड़ा एंजाइम मॉलिक्यूल है जिसमें कई सारे सबस्ट्रेट आके जुड़ते हैं, तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई जगह होनी चाहिए जिसको कि हम जो कोई रीजन दे पाए कि वो सबस्ट्रेट आके वहां क्यों जुड़ेगा। तो वहां कोई ना कोई एक रीजन होगा जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट है। वो एक्टिव साइट है इसीलिए वो सबस्ट्रेट से जुड़ पाती है। सो देयर शुड बी सम स्पेसिफिक रीजन और साइट्स ऑन द एंजाइम फॉर बाइंडिंग द सबस्ट्रेट। तो इन साइट्स को क्या कहते हैं? या तो इन्हें कहते हैं एक्टिव साइट्स, उनका एक और नाम है सबस्ट्रेट साइट्स, और तीसरा उनका कैटालिटिक साइट, क्योंकि यहाँ पर कैटालिटिक जो रिएक्शंस है इन्हीं साइट्स पे होती है ना। So we also know that the enzymes differ widely in their properties, but the active site present in their molecule possess some common feature. Different enzyme, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। किस तरह वो कौन से सबस्ट्रेट से जुड़ेंगे, कौन से वो प्रोडक्ट देंगे, क्या उनकी स्पेसिफिसिटी है कि वो सिर्फ एक ग्रुप को ही कैटलाइज करेंगे या फिर एक सिमिलर ग्रुप को कैटलाइज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद जो एक्टिविटी साइट है उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। कॉमन फीचर्स को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला, एन एंजाइम हैज अ डिस्टिंक्ट कैविटी in which the substrate is bound, and that cavity actually contains an active center in which the amino acids are grouped together in such a way as to enable them to combine with the substrate. तो क्योंकि एक एंजाइम जो बना है प्रोटीन से, उसमें जो एमिनो एसिड्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है उस एंजाइम के लिए, तो वो मिलके एक ऐसी 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ऐसा सेंटर बनाते हैं, एक्टिव सेंटर, जिसमें वो जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, वो आके उलझ जाए या वो वहां आके रह सके कुछ टाइम के लिए। और जो इनमें बॉन्डिंग होती है बहुत ही लूज होती है, बहुत ही कमजोर बॉन्डिंग होती है, उनको हम कहते हैं एक्टिव साइट। Those active sites occupy a relatively small portion of the enzyme molecule। तो एंजाइम मॉलिक्यूल तो बहुत बड़ा है, तो उस एंजाइम मॉलिक्यूल की सरफेस पे कुछ इस तरह से वो अमीनो एसिड्स अपने आप पे उलझे होते हैं कि वो मिलके इधर से हो गया उधर से हो गया, कुछ ना कुछ एक्टिव साइट्स बना देंगे। बट वो जो पोर्शन है जहाँ वो एक्टिव साइट्स होंगे उस एंजाइम मॉलिक्यूल की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। और ये मैंने बताया आपको, द एक्टिव साइट्स बाइंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाय रिलेटिवली वेरी वीक फोर्सेस। जो उनके बीच फोर्सेस है वो बहुत ही वीक होता है। तो एक्चुअल अब देखिए द एक्टिव साइट्स एक्चुअली है क्या? ये क्या है? ये ग्रूव्स हैं एंजाइम मॉलिक्यूल के अंदर और सिरेमिक सेल फ्रॉम विच वाटर इज लार्जली एक्सक्लूडेड। इट कंटेन्स दो चीजें बेसिकली होती है जो कि एक ग्रूव या सर्विस बनाती है। एक तो है एमिनो एसिड, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, सीरिन, इनके जो सिरे हैं वहां वो सबस्ट्रेट आके जुड़ सकता है। ऐसे आके वो एक ग्रुप बन जाती है जिसमें फर्स्ट के वो सबस्ट्रेट आ जाता है। या फिर द साइड चेन ग्रुप्स लाइक COH, NH2, CH2OH एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये या तो एक ग्रुप हो या फिर इस तरह के एमिनो एसिड हो, ये बनाते हैं ग्रुप्स। Usually the arrangement of atom in the active site is well defined। ठीक है, ये बहुत ही वेल डिफाइंड होता है, इसीलिए कोई भी एंजाइम स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सबस्ट्रेट आके और उस एंजाइम पे आए और वो रुके और रिएक्शन करे, प्रोडक्ट को बदल के चलिए, ऐसा नहीं होगा। अधिकतर रिएक्शन के लिए जो स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम की बहुत हाई होती है। पर ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस भी हैं जहां पर कि एंजाइम अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के लिए। सो यहाँ लिखा है कि बट वेरी इंटरेस्टिंगली cases are there known where the active site changes its configuration in order to bind a substance which is only slightly different in structure from its own substrate। its own substrate का क्या मतलब है? यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट तो बहुत ही स्पेसिफिक है आपस में, लेकिन यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग केस ऐसे भी जहाँ की एंजाइम ने मॉडिफाइड कर लिया है अपने आप को। इसके लिए
कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो कि उसके ओन सब्सटेंस जिसके लिए बना है उससे थोड़ा बहुत मिलते जुलते, तो या मॉडिफाई भी कर सकता है। और एक्टिव साइट से 3 डायमेंशनल एंटिटी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमने जाना आज की एक्टिव साइट्स हैं वो 3 डायमेंशनल एंटिटी है। एंजाइम के ऊपर बहुत कम एरिया में वो होती है। जो बॉन्ड बनता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वीक होता है। और जो बांधने वाली साइट्स है वो या तो एमिनो एसिड से बनी है या फिर कुछ जो फंक्शनल ग्रुप है लाइक COH NH2 CH2OH इस तरह के फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। एंजाइम में मॉडिफिकेशन भी होता है सिमिलर ग्रुप को अटैक करने के लिए। ये था एक्टिव साइट के बारे में। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे मॉडल्स फॉर द एंजाइम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।